Good afternoon, students. Welcome to our today's e-learning class. हाँ, ओके। अब मैं ये बताऊंगी कि रात को जो मैंने पीडीएफ डाले हैं वो पीडीएफ कौन से थे, जो कुछ कॉन्सेप्ट 9th क्लास के हैं और 10th में काम आने वाले हैं, है ना। तो वो हम 9th का पढ़ेंगे तभी हमको 10th का आएगा, और उसको पढ़ने के लिए ब्रिज कोर्स का नाम दिया है। सबको पता हो गया ये बात? हाँ, तो उसी के संबंधित मैंने साइंस 1 के 4 पीडीएफ डाले हैं, ठीक है। साउंड यानी ध्वनि से संबंधित डाला है, गति से संबंधित डाला है, फिर द्रव्यमान से संबंधित डाला है, अम्ल, भस्म और क्षार यानी लवण, ऐसे 4 डाले हैं। इंग्लिश में साउंड। हाँ बेटा, हाँ हाँ, फिर से बोल रही हूँ। आज जो पीडीएफ आपको मिले हैं वो साइंस 1 के मिले हैं, ठीक है। पिछले बार हमने साइंस 2 के वीडियोस और पीडीएफ पढ़े थे, याद है आपको? क्रोमोसोम के बारे में पढ़े थे, क्रोमोसोम के बारे में। हाँ, तो ऐसे ही साइंस 1 के अभी 4 डले हैं, और 4 डलने के बाद में फिर आपकी एक टेस्ट होगी, ठीक है। तो आपको जैसा पीडीएफ मैंने भेजा है आप वैसा कॉपी में उतार लेंगे, उसको नाम देंगे एक्टिविटी शीट नंबर 1। क्या देंगे? एक्टिविटी शीट नंबर 1। हाँ, जैसे साउंड का है ना, ध्वनि का, और हिंदी में आप कृति पत्रिका लिखेंगे, है ना। चारों लेसन का क्या है? हाँ, 4 कृति दी है, 2-2 पेज की है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, पूरा लेसन नहीं है उसके अंदर। ओके। हाँ, तो आपको 2 पेज है, 3 पेज है, ऐसे आपको हर एक्टिविटी पे पेज बदलना है। जैसे एक्टिविटी नंबर 1 हो गई तो पेज बदलना एक्टिविटी नंबर 2 के लिए, उसी पेज में कंटिन्यू नहीं करना। क्लियर हुई ये बात? हाँ, तो हाँ, तो इस प्रकार से उसी के बारे में मैं आपको समझाने जा रही हूँ। तो पहली एक्टिविटी है साउंड की, हिंदी में ध्वनि। अभी आपने कॉपी में लिखा क्या? कल रात से मैंने डाला तो अभी 2 बज रहे हैं, एक आध एक्टिविटी तो भी लिखी क्या आपने? बेटा, तो अभी सुबह से अभी तक इतना टाइम गया, एक तो भी लिख लेते थे ना। ठीक है, अभी मैं आपको समझा देती हूँ, लेकिन इसके बाद में ऐसा मत करना, पहले एक्टिविटी लिख लेना। हाँ मैम, पहला लेसन अभी लेसन नहीं बोल रहे हैं हम लोग, एक्टिविटी शीट कृति पत्रिका 1 साइंस 1 की, ठीक। हाँ, तो उसमें क्या चीज़ है? साउंड के बारे में बताया है, ध्वनि के बारे में बताया है कि साउंड वेव किस तरह की होती हैं, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती हैं, फिर वेलोसिटी ऑफ साउंड, ध्वनि का वेग। समझ में आया इतना? जैसे साउंड वेव कैसी होती है? लॉन्जिट्यूडनल, हिंदी में उसको बोलते हैं ध्वनि की तरंगे अनुतरंगे होती हैं, ठीक है। उसके बाद में ध्वनि का वेग कितना होता है, साउंड की वेलोसिटी कितनी होती है, उसका फॉर्मूला क्या है, कैसे हम साउंड की वेलोसिटी निकाल सकते हैं, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ध्वनि का वेग निकालने के लिए वारंवारता यानी फ्रीक्वेंसी, जिसको आवर्ती कहते हैं, और तरंग लंबी यानी वेव की लंबाई, तरंग की लंबाई, ये दोनों का गुना किया तो हमको ध्वनि का वेग मिलता है। दोनों मीडियम वाले अपनी अपनी भाषा बराबर कैच करेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश की करना और हिंदी वाले हिंदी की करना। फिर आप जब पीडीएफ में देखोगे तो जो मैं बोल रही हूँ वहाँ आपको पूरा मिलेगा। फिर ध्वनि कितने प्रकार की होती है, कौन सी ध्वनि हम सुन पाते हैं, कौन सी नहीं सुन पाते हैं, ठीक है। तो जो 20 हर्ट्ज से कम
फ्रीक्वेंसी की ध्वनि होती है वहाँ हम सुन पाते हैं। तो हमारा कान जो है 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ के बीच में 20 to 20,000 इसके बीच की फ्रीक्वेंसी वाली ध्वनि मनुष्य का कान आसानी से सुन सकता है, जो हम सब आप और हम सुनते हैं। लेकिन कुछ आवाज़ ऐसी होती हैं, कुछ ध्वनि इस प्रकार से होती हैं जो हम नहीं सुन पाते। तो उसका कारण क्या है कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, वो 20 हर्ट्ज़ से कम होती है। इतनी कम हर्ट्ज़ वाली जो ध्वनि होती है वह जो है हमारा कान नहीं सुन पाता। जैसे पत्तियां हिलती है तो वो आवाज़ हमें सुनाई देती है क्या? नो मैम। बहुत तेज़ हवा आती है तभी हमें जब वहाँ पे तब सुनाई पड़ती है। ऐसे नॉर्मल में पत्तियां हिले या पेंडुलम हमने पढ़ा है, पेंडुलम का हिलना, तो वहाँ यदि ध्वनि हम सुनते हैं तो क्या हमें सुनाई देती है? नो मैम। नहीं देती है। तो क्यों नहीं देती है? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ से कम है, उसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज़ से कम है, इसीलिए वो हम नहीं सुन पाते। और तीसरी प्रकार की ध्वनि होती है 20,000 हर्ट्ज़ से ऊपर वाली। इतनी फ्रीक्वेंसी की ध्वनि जो होती है वह हमारा कान नहीं सुन पाता, जिसको हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रा साउंड। क्या बोलते हैं हम उसे? अल्ट्रासाउंड, जिसको हिंदी में पराश्रव्य ध्वनि के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की ध्वनि हो गई, श्राव्य ध्वनि, अश्राव्य ध्वनि और श्राव्य, यानी तो फ्रीक्वेंसी के अनुसार जो है हम ध्वनि को 3 प्रकार में विभाजित करके पढ़ रहे हैं। उसके बाद में जैसा मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हैं, तो ये ध्वनि की तरंगे जो हैं वह कक्षा में रहते हैं हम लोग ऑफलाइन क्लास में, तो हमारी आवाज़ आप सुन पाते हैं, आपकी आवाज़ हम सुन पाते हैं। सुनते हैं या नहीं? यस मैम। हाँ। तो किसी भी पृष्ठ भाग पर जब ध्वनि का परावर्तन होता है, यानी टकराना, जैसे क्लास में, ऑफलाइन क्लास में आप बैठते हैं तो हम बोल रहे हैं तो वो ध्वनि कहाँ टकरा रही है? दीवालों से। वो दूसरी क्लास में जाती है क्या? हाँ, उसी क्लास में वह ध्वनि दीवार से टकरा के फिर से वापस कानों में सुनाई देती है। तो किसी भी पृष्ठ भाग पर ध्वनि का टकरा कर सुनना, उसे हम ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। उसके लिए एक प्रयोग दिया है, एक्टिविटी नंबर 1 है, त्रुटि पत्रिका 1 है, जो PDF आप खोलोगे ना, कॉपी में नोट करके लिख लो। ये जो ध्वनि का अभ्यास कर रहे हैं, स्टडी ऑफ साउंड कर रहे हैं, ये हमारी एक्टिविटी नंबर 1 है। कौन सी है? एक्टिविटी नंबर 1। हाँ। हाँ, तो उसमें आपको 2 पाइप वाली आकृति दिखेगी। तो ये प्रयोग के माध्यम से जब आप स्कूल आएंगे तो आप कर सकेंगे कि एक तरफ घड़ी रखी है और दूसरी तरफ कान से हमको सुनना है, और माप यानी जो हमारा प्रोटेक्टर होता है, गणित में आप करते हो कि नहीं, कोण बनाते कि नहीं, डी से, तो हाँ, तो उसी प्रकार का कोण जो है एक लकड़ी के इस पर होता है और उसके ऊपर ये 2 पाइप लगे हुए होते हैं, जिससे कि आप हर एक कोण पर सुन सकते हैं कि जैसे आपने 30 डिग्री पर रखा, इस प्रकार के ऐसे कोण होते हैं। तो पाइप यदि 30 डिग्री पे है तो आपको ध्वनि, दूसरा पाइप, दोनों पाइप ऐसे घूमते हैं, आप उसको कोण बदल बदल कर देख सकते हैं कि कौन से कोण पे हमें स्पष्ट ध्वनि सुनाई देती है। पहला पाइप आपको 30 पर रखना है या 40 पर, यह आपको तय करना है, आपकी चॉइस है। तो उस पर वो आप स्थिर रखेंगे। मान लो आपने 30 पर रख दिया और दूसरे पाइप को हिलाते जाइए, 10 पे रखो, 30 पे रखो, 40 पे रखो, तो किस कोण पर रखने पे हमें स्पष्ट ध्वनि सुनाई देती है, यह हमको प्रयोग के माध्यम से समझना है, सत्यापन करना है कि सही में ध्वनि का परावर्तन बराबर होता है या नहीं। जैसे हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा है ना 6th-7th में, उसी प्रकार से ध्वनि का परावर्तन भी होता है। तो यह प्रयोग के माध्यम से हमें समझना है। और दूसरी संकल्पना है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से ही है, यानी ध्वनि के परावर्तन से संबंधित है।
जैसे हम शहर के थोड़ा बाहर जाते हैं पहाड़ियों पे, तो यदि हम थोड़ा दूर पे रहें और हम वहाँ बोले तो वो आवाज़ गूंजती है कि नहीं? यस मैम। तो उसे हम इको कहते हैं, इको ऑफ साउंड, और हिंदी में प्रतिध्वनि कहते हैं। आया समझ में? तो आपको एक वाक्य में ध्यान में रखना है कि इको किसको बोलते हैं, प्रतिध्वनि किसे कहते हैं। पीडीएफ में एक लाइन में दिया हुआ है आपको। दूसरी संकल्पना है रिवर्वेशन यानी निनाद। किसी भी छत पर या दीवार पर बार बार ध्वनि तरंगों का टकराना, और उससे जो हमें ध्वनि तरंग मिलती है, जो आवाज़ हमारे कानों तक आती है, उसे ही हम निनाद कहते हैं। क्या कहते हैं? निनाद कहते हैं। हाँ, और इंग्लिश में रिवर्वेशन कहते हैं। इसके बहुत उदाहरण जो है, जैसे हम लोग घर की साफ़ सफाई करते हैं, रूम्स खाली करते हैं, सामान हटाते हैं, पर्दे निकालते हैं, तो उस समय यदि आप वहाँ बात करोगे तो आपको कुछ आवाज़ में फ़र्क दिखाई देता है क्या? यस मैम। तो क्या है, वह भी एक तरह का निनाद ही है। आया ध्यान में? यस मैम। हाँ, तो ऐसे कोई भी संकल्पना हमारे व्यवहारिक जीवन में कौन कौन से रूप में हमें दिखाई देती है, तो यहाँ जो है हम ऐसी छोटी छोटी कृतियाँ हैं, इसको ढूंढ कर सकते हैं। आया ध्यान में बेटा? यस मैम। हाँ, अब उसके बाद में एक मिनट, हाँ इसे अंदर रखा हुआ है। आप जब अगली पीरियड में अपन बैठेंगे तो मैं आपको वह प्रयोग भी बता दूंगी, दिखा दूंगी कि वो किस प्रकार का होता है। ठीक है? यस मैम। हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं सोनार पद्धति के ऊपर। अब सोनार पद्धति क्या होती है, सबसे पहले इसका पूरा नाम जानेंगे, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम। तो हिंदी में भी आप, ज़रूरी नहीं है कि पूरा हिंदी में अनुवाद करें, आपने इंग्लिश में भी लिखा तो भी सही माना जाएगा। क्लियर हुई बेटा ये बात? यस मैम। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम। अब ये काम कैसे करता है, तो आप देखोगे कि समुद्र की गहराई यदि हमको मापनी है तो जहाज के ऊपर ऐसे यंत्र लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं? यंत्र। इंग्लिश में उसको ट्रांसमीटर और रिसीवर कहते हैं, और हिंदी में प्रक्षेपक और शोधक इस नाम से जाना जाता है। तो ये जो उपकरण है ये जहाज में लगे जाते हैं। कहाँ पे रहते हैं? हाँ, ये आकृति देखो, दिख रही है आपको? यस मैम। हाँ, अब ये आकृति में देखिए। दिखाई दे रही। क्या? मैम क्लीन नहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा? हाँ, अच्छे से नहीं दिख रहा है। दिखाई दे रही। अभी अच्छे से दिख रहा? यस मैम। बताओ कहाँ अच्छे से दिख रहा? मैम क्लीन नहीं दिख रहा है। अभी हाँ, यस Yes, मैम। ma'am. दिख रहा है? यस मैम। हाँ, यस मैम। तो इस प्रकार से जहाज में आपको दो काले स्पॉट दिख रहे हैं ब्लैक कलर के। तो एक में ट्रांसमीटर लगाया जाता है और दूसरे में रिसीवर। तो ट्रांसमिट क्या होता है? अल्ट्रासाउंड। क्या होता है? अल्ट्रासाउंड यानी पराश्रव्य ध्वनि। एक प्रकार की ध्वनि यहाँ से भेजी जाती है जिसको अल्ट्रासाउंड इंग्लिश में बोलते हैं और पराश्रव्य ध्वनि हिंदी में कहते हैं। तो ये ध्वनि जो है समुद्र की गहराई तक जाती है और इसका इंडिकेशन वो जहाज में लगे हुए रिसीवर, दूसरा भाग देख रहे हो आप, रिसीवर यानी रिसीव करने वाला सिग्नल। तो इस प्रकार से वहाँ पे रीडिंग आती है। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो वहाँ पे स्पीडोमीटर लगा रहता है, स्पीड चेक करने के लिए लगा रहता है। हाँ मैम। हाँ, तो उसी तरह से यहाँ पे ट्रांसमीटर और रिसीवर ध्वनि के माध्यम से
एक जगह से जाना और दूसरी तरफ से रिसीव करना। तो इस प्रकार से जो ध्वनि किस गहराई तक जाती हैं, यहाँ हम इस अल्ट्रासाउंड और पराश्रव्य ध्वनि के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं कि किस प्रकार से हम समुद्र की गहराई को माप सकते हैं। Yes, ma'am. तो आपको अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है बेटा, जितना आपको समझना है उतना ही समझिए। फिर आप आगे की कक्षा में जब जाएंगे तो और आपको संपूर्ण अभ्यास से ज्ञात हो जाएगा कि किस तरह से ये ट्रांसमीटर और रिसीवर, ठीक है, Yes, ma'am. प्रेषक और शोधक किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से ये काम करता है। तो इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से हम और भी, जो आपने हॉस्पिटल में सोनोग्राफी का नाम सुना होगा, अल्ट्रासोनोग्राफी सुना है? हाँ, तो वहाँ पर भी इसी प्रकार की पराश्रव्य ध्वनि, जिसे अल्ट्रासाउंड कहते हैं, इसके माध्यम से शरीर के आंतरिक अंग मीन्स इंटरनल ऑर्गन्स में किस प्रकार की हलचल है। यदि रेगुलर है तो सोनोग्राफी नहीं करते हैं ना डॉक्टर, कुछ प्रॉब्लम होती है स्वास्थ्य से संबंधित, तभी यह सब किया जाता है। बराबर है? Yes, ma'am. हाँ, तो इसी ध्वनि के माध्यम से आपको कभी देखा होगा तो वहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पे जैसे डस्टर होता है कि नहीं, बोर्ड मिटाने के लिए, Yes, ma'am. हाँ उसी प्रकार से एक मूठ होती है माइक जैसा। माइक देखा है ना, स्कूल में माइक रहता है, तो माइक जैसा ही एक उपकरण होता है जिसमें एक लिक्विड लगाया जाता है, और जहाँ का भी, जैसे हमको पेट की सोनोग्राफी लेना है या हमको हार्ट की लेना है, जहाँ पर भी, तो वहाँ पर ये लिक्विड उस मूठ के माध्यम से लगाया जाता है, जिसके द्वारा हमको आंतरिक जो है, आंतरिक अंगों में किस प्रकार की हलचल है, नॉर्मल से कुछ प्रॉब्लम है क्या, तो इस तरह की जो है विभिन्न अंगों की जानकारी हमें मिल सकती है। तो सोनोग्राफी एक उसका एप्लीकेशन हो गया, उपयोग हो गया। फिर पनडुब्बी आपने सुना होगा, सुना है क्या? हाँ मैम। हाँ, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। Yes, ma'am. हाँ, तो ऐसे अनेक चीज़ें हैं, और पीडीएफ में आप पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इस सोनार पद्धति से, यानी साउंड नेविगेशन, साउंड क्या कर रहा है, चल रहा है, नेविगेट करना यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना, और रेंजिंग यानी वो पहुंचना वापस, कि किस तरह से ये हाँ सुनाई भी दे रहा है। तो इस प्रकार से हम उसका व्यावहारिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं और करते हैं। उसके बाद में दूसरी संकल्पना आपको पढ़नी है, मानवीय कर्ण। किसकी पढ़नी है? मानवीय कर्ण। यानी कान की रचना, यानी क्या करना है आपको? कान की रचना। हाँ, कि हमारे कान की रचना कैसी होती है। तो इस प्रकार से बताएंगे मुझे कहाँ पे ठीक दिख रहा है। देखा है ये कान आपने, दिखी रचना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ. हाँ, तो जो हमारा कान है, तो ये कान के भी 3 भाग होते हैं, 3 पार्ट्स। एक्सटर्नल ईयर यानी बाह्य कर्ण, इंटरनल ईयर यानी अंदर वाला भाग, और मध्य कर्ण यानी मिडिल ईयर। तो ऐसा हमारा ह्यूमन ईयर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। हिंदी में कान के 3 भाग होते हैं, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और आंतरिक कर्ण। तो हाँ, ध्वनि की तरंगे जो हैं हमारे कान के पर्दों पर टकराती हैं, और आप देख रहे हो कि बाह्य कर्ण से होते हुए किस प्रकार से ये हमारे मध्य कर्ण से जा रही है और आंतरिक कर्ण से, और फिर यहाँ जो है हमारे मस्तिष्क से जुड़ी होती है। तो जो ध्वनि हम सुनते हैं वह मस्तिष्क
वह मस्तिष्क यानी ब्रेन हमारा रिसीव करता है। हेलो, कुछ प्रॉब्लम है बेटा? हेलो, हाँ मैम बोलो ना। नहीं मैं तो बोल रही हूँ, लेकिन आप लोग बोल रहे थे तो कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो पहले प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते, ये मेरा कहना था और कुछ नहीं। तो इस प्रकार से ध्वनि जो है बाह्य कर्ण से होते हुए मध्य कर्ण और मध्य से होते हुए कहाँ जाती है? आंतरिक कर्ण, और वहाँ से जो है आपको एक कोशिका, तंत्रिका कोशिका मिलेगी जो हमारे मस्तिष्क यानी ब्रेन से जुड़ी होती है, और हमारा ब्रेन उस सिग्नल को रिसीव करता है। तो इस प्रकार से आपको कान की रचना समझनी है कि कितने भाग होते हैं कान के, और बाह्य कर्ण से होते हुए मध्य कर्ण में जाती है, मध्य से अंत में, और इसी प्रकार से ये ध्वनि हमारे मस्तिष्क तक तंत्रिका मैम, कोश 10 हाँ बेटा, भाग होते हैं? 10? क्या 10? यानी कान के 10 भाग होते हैं क्या? 3। अभी हमने क्या बोला? कान के 3 भाग हैं। बाह्य कर्ण यानी एक्सटर्नल ईयर, मध्य कर्ण यानी मिडिल ईयर, और आंतर कर्ण यानी इनर ईयर, बीच के बाद में अंदर से। और यही जो अंदर का कान होता है भाग, वह मस्तिष्क से जुड़ा होता है एक तंत्रिका कोशिका के माध्यम से, नर्व के माध्यम से। इसीलिए हमारा ब्रेन रिसीव करता है, और फिर हमने जैसे आवाज़ सुनी, जैसे ज़ोर से हवा आती है ना, तो हम बोलते हैं कि तेज़ हवा आई है, पत्तियां बहुत हिल रही है, पेड़ गिर गया। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरी ध्वनि आप तक पहुँच रही है, आप मेरी आवाज़ पहचान पा रहे हो। रोज़ अलग अलग टीचर की क्लास होती है, तो आप ध्वनि सुन के बोलते हो ना कि ये गावंडे मैडम की आवाज़ है, ये बिपाशा मैडम की आवाज़ है, ये फुलंबरकर मैडम की है, माला सर की है, दुधे सर की है। सबकी आवाज़ पहचानते हो ना अलग अलग? हाँ, तो ये कौन तय करता है? ये हमारा ब्रेन, मस्तिष्क, उसके अंदर जो कोशिकाएं होती है। हाँ, तो ये हमारा मस्तिष्क तय करता है। तो इस प्रकार से अभी आपको इतना ही ध्यान में रखना है बच्चों। क्या ध्यान में रखना है? क्या ध्यान में रखना है कि आपको किस प्रकार से हमारा कान ध्वनि सुन पाता है, कितने भाग हैं और कहाँ से आती है। तो बाएं कर्ण से होते हुए मध्य कर्ण में जाती है, और मध्य से होते हुए अंतर कर्ण में जाती है। वहाँ पर आपको कॉक्लिया ऐसा रिंग जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा 3, ठीक है। वहाँ से ये सिग्नल रिसीव ब्रेन में जाते हैं, और ब्रेन फिर उसको एनालाइज करता है कि ये ध्वनि हमको किसकी सुनाई दी है, ठीक है। हेलो, समझा क्या बेटा इतना? यस मैम। तो ये पहली कृति हो गई बेटा। तो पहली कृति में आपको इतना पढ़ना है, ध्वनि का अभ्यास, स्टडी ऑफ साउंड, ठीक है। यस मैम। हाँ, और बाकी फिर आप लोग क्या करना, पीडीएफ में अच्छे से खोल के देखना, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। यस मैम। अब कृति नंबर 2 है, गति के बारे में है। गति के प्रकार, वेग, त्वरण। तो आपको एक एक लाइन में इसकी परिभाषा ध्यान में रखनी है। विस्थापन किसको बोलते हैं, त्वरण किसको बोलते हैं, फिर गति संबंधी समीकरण किसे कहते हैं। हाँ, न्यूटन का गति संबंधी पहला नियम 8वीं क्लास में पढ़ा था। पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, ठीक है। हाँ, तो अभी मैं आपको ये सिर्फ हिंट दे रही हूँ कि गति के 3 नियम पढ़िए, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले नियम को गति का जड़त्व भी कहा जाता है। फिर जड़त्व के 3 प्रकार हैं, है ना।
यस मैम। हाँ हाँ, गति का जड़त्व, दिशा का जड़त्व और बल का जड़त्व, इस प्रकार से गति के प्रकार आपको पढ़ने हैं। बस इतना ही पढ़ना है दूसरी कृति में। और उसकी इकाइयाँ हमने पढ़ी थी ना, एसआई पद्धति और Yes, सीजीएस ma'am. पद्धति में। सदिश राशियाँ किसको कहते हैं, अदिश राशि किसे कहते हैं, ठीक है। यस मैम। हाँ बोलो। बोलो किसका प्रॉब्लम है। ये आकृति बनाना है मैम। हाँ बेटा, जो दिया है ना पीडीएफ में वहाँ आप लोग कर लेना, उसके बाद में फिर मैं एक टेस्ट पेपर दूंगी। यस। कुछ पूछना है क्या, शिवानी बोल रही थी ना कुछ। यस मैम। हाँ बोलो ना। हाँ साइंस की कॉपी में लिखना है ना। हाँ बेटा, मैंने पहले ही आपको बताया था ना कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 भाग 1 के लिए अलग कॉपी रहेगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भाग 2 के लिए अलग कॉपी रहेगी। मैम 3 कॉपी। अरे 2 बोली ना मैंने, 1 के लिए एक, 2 के लिए एक। हाँ यस मैम। तो वो हमें कॉपी में लिखना है ना, क्लास कॉपी में। अभी साइंस 1 की लिखना, अभी पीडीएफ किसके भेजे, साइंस 1 के भेजे, है ना। यस यस। यस मैम। हाँ, तो अभी आप लोग उस कॉपी का नाम दे दो, ब्रिज कोर्स सेतु अभ्यासक्रम। सेतु अभ्यासक्रम। हाँ, आपने वीडियो देखा नहीं क्या, मैंने डाला था पिछली बार। देखा हूँ मैम। हाँ, तो वो वीडियो एक बार फिर से सुन लो, मैं फिर से डाल दूंगी आज। मैम अभी सुनना है क्या? अभी नहीं, क्लास होने के बाद। ओके मैम। कि ये ब्रिज कोर्स हम लोग और 15 ओके दिन मैम। और 15 दिन चलेगा ये। तो ये सब हमारा जो 10वीं में काम आने वाली चीज़ें हैं, जो 9वीं में हम लोग ठीक से नहीं पढ़ पाए, है ना। तो पूरा अभ्यासक्रम तो नहीं ले सकते ना, लेकिन शॉर्ट में जितना हम ले सकते हैं उतना तो हम लेंगे, जिससे आपको 10वीं क्लास की पढ़ाई में थोड़ी सरलता होगी समझने में, यस है ना। यस मैम। हाँ, तो ये हो गई आपकी एक्टिविटी नंबर 2, कृति पत्रिका 2। किसके बारे में है, मोशन, गति के बारे में है, और लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम। मैं हिंदी में भी बोल रही हूँ, इंग्लिश में भी बोल रही हूँ। आप लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं बोल रही हूँ। यस। हाँ, जहाँ नहीं समझे तो वहाँ पूछ लेना, ठीक है। यस मैम। अब है एक्टिविटी नंबर 3, कृति पत्रिका 3। अब ये किससे संबंधित है, माप से है। अब माप किसका, तो द्रव्य पदार्थों का। किसका, द्रव्य पदार्थों का, यानी मैटर का। हाँ, मेजरमेंट ऑफ मैटर, द्रव्य पदार्थों का मापन। तो उसमें एक प्रयोग दिया है जो 9वीं क्लास की बुक में ही था। सब ये जो डाले हैं पीडीएफ 9वीं क्लास के ही हैं। आपने किताब खोली है पिछले साल, खोलिए। पेज नंबर। हाँ, वो पीडीएफ हमने डाला ही है, 9वीं के किताब से ही पीडीएफ बना के डाला है। तो उसमें ये बताया है कि कोई भी पदार्थ की जब रासायनिक क्रिया होती है, अभी समझ लो, फिर आप लोग पीडीएफ खोल के पढ़ लेना, ठीक है, और लिख लेना कॉपी में। ओके मैम। हाँ, तो कोई भी पदार्थों की जब रासायनिक प्रक्रिया होती है तो उसमें जब क्रिया होने से पहले किया गया वजन और क्रिया होने के बाद वो एक साथ मिल गए, तो उसके बाद में वजन किया तो उसका द्रव्यमान बदलता नहीं है। समझ में आया क्या? यस मैम। उतना ही रहता है, जिसको लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यानी रासायनिक
पदार्थों के संयोग के नियम, उसी प्रकार से हमारे द्रव्य पदार्थों का भी नियम है, जिसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर कहते हैं, कि किसी भी पदार्थों की रासायनिक क्रिया होने के पहले और पश्चात इनका वजन समान होता है। ये एक छोटी सी प्रयोग के माध्यम से आपको पीडीएफ में एक्टिविटी दी गई है। तो यहाँ आप देखेंगे इस प्रकार की एक्टिविटी है, देख रहे हो आप? बताना मुझे कहाँ ठीक दिख रहा है, वह बताना। तो इस प्रकार से कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट यह रासायनिक पदार्थ लिया है, तो पहले वजन किया गया और दोनों को एक साथ मिलाने के बाद वजन किया गया। तो मिलाने के बाद में एक सफ़ेद रंग का पदार्थ मिलता है, उसे हम कैल्शियम सल्फेट कहते हैं, और सोडियम क्लोराइड मिलता है, तो इनका वजन भी समान ही होता है। इसे हम स्थिर अनुपात का नियम यानी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बेटा? हेलो? हाँ मैम फिर से बताइए ना। हाँ, मैम मैं फिर से बोलो। यस मैम। हाँ, फिर से बोलो ना। में कौन सा पेज नंबर है? बेटा बुक है क्या आपके पास अभी? 47। यदि 9th की बुक है क्या आपके पास? यस मैम। आपने रिटर्न नहीं किए 9th की बुक्स? मैम की मैम हमने कर दिया, हमारे पास 9 की बुक्स नहीं है। हाँ, तो इसीलिए बोल रही हूँ कि अभी ये एक्टिविटी समझ लो कि पहली में क्या है। कॉपी पेन रखे हैं ना साथ में? यस मैम। हाँ, तो पहली एक्टिविटी में क्या था? स्टडी ऑफ साउंड यानी ध्वनि का अभ्यास था। दूसरी एक्टिविटी में क्या था? मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन यानी गति और गति के प्रकार, बराबर है? यस मैम। और गति के नियम, गति और गति के नियम। उसमें फिर गति के प्रकार इसलिए बोली मैंने कि एक रेखा में भी गति हो सकती है और गोल यानी वृत्ताकार में भी गति हो सकती है, जैसे पंखे का घूमना, बराबर है? यस मैम। हाँ, तो इस प्रकार से आपको समझना है। अब तीसरी कृति में क्या है? द्रव्य पदार्थों का मापन यानी मेजरमेंट ऑफ मैटर। किसके बारे में है तीसरी कृति? द्रव्य पदार्थों का मापन। मैं धीरे धीरे तो बोल रही हूँ, आप लोग को नोट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप इस प्रकार की विधि अपनाएंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। और हिंदी में आपको बताया मैंने द्रव्य पदार्थों का मापन, और इंग्लिश में मेजरमेंट ऑफ मैटर। आया ध्यान में? यस मैम। हाँ, तो जब आप पीडीएफ खोलोगे ना, तो जो अभी आपने कॉपी में लिखा कि नहीं, मैं बोलने पे, मेरे कहने पर, तो वही पीडीएफ आपको खुलेगा। यानी ध्वनि के बारे में अभी समझा आपने, तो ध्वनि का पीडीएफ आपको दिखेगा। तो जो मैं आपको समझाई हूँ वो पीडीएफ में पूरा लिखा है आपके पास। हाँ, तो ये आपको फ़ायदा मिलेगा। अब और इसको आगे पढ़ने के लिए हम लोगों ने 20 एलिमेंट्स के सिंबल और नेम पढ़े थे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तत्वों के नाम, उनके संकेत। जहाँ आपकी पुरानी कॉपी में लिखा होगा वो फिर से नई कॉपी में उसे देखकर लिख लेना। यस मैम। अब मैं आपको हिंट देती हूँ, जैसे कि एटम, परमाणु किसे कहते हैं? ठीक है, परमाणु के कितने भाग होते हैं? पार्ट्स ऑफ एटम, चाहे कौन सा भी ले लो, हाइड्रोजन रहे चाहे हीलियम रहे, कौन सा भी ले लो। फिर डिफरेंट पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम,
परमाणु के मूलभूत कण प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन पढ़े हैं ना सब हमने? यस मैम। हाँ, तो वही आपको अभी सिर्फ याद करना है, रिकॉल करना है, ताकि आपको 10वीं की पढ़ाई में जब लेसन में आएगा। और इसके ऊपर बता रही हूँ बेटा मैं, कम से कम 4 लेसन है 1 और 2 के मिला के, जो आपने तत्वों के नाम और संकेत 20 तक याद कर लिए ना अच्छे से, यस। उनका एटॉमिक सिंबल, उनका एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यानी परमाणु का परमाणु क्रमांक, ठीक है, प्रोटॉन संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या, न्यूट्रॉन संख्या और इलेक्ट्रॉन्स के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। पता है ना? पहला कक्ष, दूसरा कक्ष, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, वो मॉडल याद आ रहा क्या? मॉडल याद आ रहा क्या? ये देखो, मैं तुमको मॉडल दिखाती हूँ, यहाँ लटका हुआ है, दिख रहा क्या कोई मॉडल? नहीं दिखाई दे रहा है? देखो, दिखाई दे रहा? हाँ, ये नाभिक है, ये कक्ष है, बराबर है? पढ़े हैं ना अपने क्लास में? हाँ, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, प्रोटॉन कहाँ होते हैं, न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, तो ये आप लोग बिल्कुल 1 से 20 तक आपने टेबल बनाया हुआ है, किया है ना हमने टेबल? यस मैम। सेम वैसा का वैसा टेबल नई कॉपी में अभी लिख लेना आज। यस। फिर जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाँ बेटा, गेम भी हमने लिया था ग्राउंड पे, याद है जब अपने लिए विद्यार्थियों के लिए कुछ गेम लेने था, यस मैम। तो वो एरो जिसके ऊपर जाता था उसको उस एलिमेंट का सिंबल बताना रहता था, है ना? याद है डीसी मोटर से चलाते थे अपन? यस मैम। हाँ, फिर उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यानी 72वें कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उसी से उसकी वैलेंसी फिक्स होती है, यानी संयोजकता जिसे हम कहते हैं। तो तीसरी एक्टिविटी में आपको इतना ही पढ़ना है, समझा? समझा क्या? यस मैम। हाँ, यस मैम। और अब है 4th एक्टिविटी, एक्टिविटी शीट 4, कृति पत्रिका 4। यस मैम। यह भी हमने छोटी क्लास में किया हुआ है, जैसे पदार्थ कितने खट्टे हैं यह चेक करने के लिए हमने कुछ इंडिकेटर्स यानी सूचकों का उपयोग किया था, जिसमें प्रयोगशाला में तो लिटमस पेपर, फिनोप्थिलीन, मेथिल ऑरेंज ये होते ही हैं। उसी के अलावा प्राकृतिक सूचक यानी नेचुरल इंडिकेटर्स जैसे हल्दी के माध्यम से किया था, फिर फूल की पंखुड़ियों के माध्यम से किया था कि हाँ, उसके लिए एक पीएच स्केल जिसको हम कहते हैं, ये पीएच स्केल देखो यहाँ पे, ये पीएच स्केल है। अब मुझे बताना ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा बराबर? देखो, दिख रहा क्या नहीं दिख रहा। अभी? नहीं दिख रहा। अभी नहीं दिख रहा। अभी बताओ। नो मैम। मम्मी किताब में चेक। हाँ, ये पीडीएफ में है। नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा मैम खुद भी। अच्छा, आपको वहाँ पे एक लाइन दिख रही है और उसके ऊपर नंबर है, उसके ऊपर क्या है? यस मैम। नंबर है। नंबर। तो 0 से चालू हुए हैं, पीडीएफ में भी है और अभी क्लास में मैं इसमें आपको मेरे पीडीएफ से दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे देखना आप लोग कि दिया हुआ है कि 0 से लेके जो 6 तक नंबर होते हैं, और ये नंबर किस आधार पे हैं? रंग के आधार पर हैं। तो आप पीडीएफ में और किताब में देखना कि रंग के अनुसार, जैसा लाल रंग है
तो 2 है, तो उसका pH जो है वो 2 माना गया है। और यदि 1 से लेके 6 के बीच में है तो वो अम्लीय गुणधर्म है, यानी बेसिक है। और यदि 7 है यानी हरा कलर आता है तो वहाँ है उदासीन, न्यूट्रल है। और 8 से 14 के बीच में है तो वहाँ होता है भास्मिक यानी एल्कलाइन। तो इस प्रकार से दैनिक जीवन में जो भी हम चीज़ें खाते हैं, सब्जियों में टमाटर, दही, दूध, हर पदार्थ का हम, सब्जियों में पालक हो गया, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं आप, हम लोग, तो हम इसका pH ज्ञात कर सकते हैं। किसके माध्यम से? pH किसके माध्यम से? प्राकृतिक सूचक, पीएच स्केल। हाँ। और इसके लिए जैसे अभी हमने बात की थी कि प्रयोगशाला में तो बहुत सारे पदार्थ मिल जाएंगे, लिटमस पेपर हो गया, नीले रंग का, लाल रंग का, देखा था ना? यस मैम। उसी प्रकार से pH पेपर भी होता है। तो यहाँ pH पेपर के ऊपर जैसे हमने टमाटर का रस निकाला, आप स्कूल में आएंगे तब हम लोग यह सब करेंगे, ठीक है? 40.1 मैम। हाँ, तो इस प्रकार से उस pH पेपर के ऊपर हम लोग दही का चेक करना है तो दही की 1-2 बूंद डालेंगे, टमाटर का करना है तो टमाटर की 1-2 बूंद डालेंगे, फिर कलर पहचानेंगे। मान लीजिए ऑरेंज आता है तो ऑरेंज कलर है तो वह किसका है, pH कितना है उसका, रंग के अनुसार 2-3 जो भी आता है वहाँ हम बोलेंगे कि टमाटर का pH 3 है या दही का pH 3 है। तो इस प्रकार से हम किसी भी पदार्थ का pH ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आई बात बेटा? यस मैम। हाँ, तो अब pH होता क्या है? इसको आर्नियस नामक के वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये नियम बताया कि इसमें हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन होता है। किसका होता है? P के आगे H लगा है ना, H यानी क्या है? हाइड्रोजन आयन। क्या है pH? हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन। और हिंदी में बोलेंगे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। क्या कहेंगे? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो हाइड्रोजन के ऊपर अपन क्या लगा देंगे? H+। आप PDF में देखो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो इस प्रकार से वेरी गुड सोफियान, आपने मैसेज पे बताया, बहुत बच्चे मैसेज पे बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इससे हमको समझ रहा है कि आपका और हमारा संपर्क बना है, भले ही हम आमने सामने नहीं हैं पर हमारा संपर्क बना है। तो इस प्रकार से अम्ल क्या होता है ये हमने आपको बताया था कि अम्ल का प्रमुख घटक H होता है, भस्म का प्रमुख घटक क्या होता है? OH होता है। बराबर है? बराबर है या नहीं? यस मैम। अब कुछ उदाहरण थोड़ा सा देख लेते हैं। अगली बार से मैं थोड़ा और अच्छा अरेंजमेंट करूँगी। HCl, H2SO4, HNO3, NaOH, KOH। हाँ, ये देखिए, ये मैंने कुछ लिखा है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। दिख रहा है क्या? देखिए, दिख रहा है? नो मैम। नो मैम। नहीं दिख रहा? हाँ मैम। हाँ, दिख रहा है मैम। दिख रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए, HCl में H है पहले, H2SO4 में H है पहले, HNO3 में H है। तो अब ये तीनों क्या हो गए? ये तीनों एसिड है। क्या है ये तीनों? एसिड यानी अम्ल। तो अम्ल की पहचान है
कि सूत्र में ये अणुसूत्र है ना, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल। तो हमको शुरुआत में यदि H दिखता है तो इसकी पहचान है कि ये एसिड है, ये अम्ल है। क्लियर हुआ ये? हाँ मैम। और दूसरी तरफ देखो, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दो उदाहरण लिए मैंने। अब भस्म यानी बेस, इसकी पहचान क्या है? ये देखो कि लास्ट में क्या है, OH मिला। यस मैम। तो जिसके लास्ट में OH होता है वह होता है बेस यानी भस्म। पहचान जाओगे अम्ल और भस्म, एसिड और बेस में फ़र्क समझ में आएगा? यस मैम। हाँ मैम। अच्छे से कॉपी में नोट कर लो जो मैं बोल रही हूँ ना, इसीलिए बोलती हूँ कि पूरा साहित्य लेके बैठो। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस? तो हमको डिफरेंट सब्सटेंसेस में यही चेक करना है कि वेदर दे आर एसिडिक और बेसिक, यानी विभिन्न पदार्थों में हमें यही पहचानना है कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है और कौन सा पदार्थ भास्मिक है। हुआ क्लियर बेटा? यस मैम। हाँ, तो कृति पत्रिका नंबर 4, एक्टिविटी शीट नंबर 4 में यही पहचानना है कि कौन से पदार्थ अम्लीय हैं और कौन से पदार्थ भास्मिक है। उसके लिए आहार्नियस वैज्ञानिक, मैंने बताया था अभी आपको कि pH यानी क्या होता है, हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन। दिखा आपको ये pH? यस मैम। ये तो इसको हम कहते हैं pH स्केल। क्या कहते हैं इंग्लिश में? पीएच स्केल। और हिंदी में pH मापन पट्टी। आया ध्यान में? आया क्या बेटा? हाँ मैम। हाँ, तो एसिड में यानी अम्ल में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन होता है, सांद्रता होती है, इसलिए फिर हाइड्रोजन नहीं रह जाता, ये आयन बन जाता है। तो इस प्रकार से H के ऊपर कौन सा सिंबल आता है? प्लस। दिखा? दिखा क्या? और हिंदी मीडियम वालों को भी सिंबल इंग्लिश में ही लिखना है, संकेत हिंदी में नहीं करना है। उसी प्रकार से बेस में देखो OH होता है, किसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है? OH की। पहचाना है दोनों? अब OH पे कौन सा चिन्ह है देखो? माइनस है ना? तो याद रखना हमेशा कि हाइड्रोजन आयन का प्लस साइन है और हाइड्रो ऑक्साइड, OH यानी क्या है? OH यानी क्या है? लिख लो, हाइड्रो ऑक्साइड। ऑक्साइड, हाँ लिख लो साथ साथ में। तो ये इस तरह से हम एसिड का कॉन्सेंट्रेशन यानी अम्ल की सांद्रता और भस्म की सांद्रता यानी बेस के कॉन्सेंट्रेशन OH आयन से ज्ञात करते हैं और एसिड की हम H आयन से ज्ञात कर सकते हैं। और यह संकल्पना को किसने दिया था? आहार्नियस वैज्ञानिक ने। किसने दिया था बेटा? आयस वैज्ञानिक। आहार्नियस। ये देखो नाम दिख रहा है, दिखा क्या? बताओ ना कहाँ पे क्लियर दिख रहा? दिख रहा है। अभी दिख रहा है। हाँ, तो वैज्ञानिक का नाम है आहार्नियस, इसीलिए इसको आहार्नियस का नियम कहा जाता है, जिससे हम एसिड का कॉन्सेंट्रेशन यानी अम्ल की सांद्रता और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस यानी भस्म की सांद्रता विभिन्न पदार्थों में ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर हुआ? एक्टिविटी क्लियर हुई? क्लियर हुई क्या? यस मैम। ओके मैम। हाँ हाँ। उसके बाद में एसिड जो होते हैं यानी अम्ल, कुछ बहुत स्ट्रांग होते हैं यानी तीव्र होते हैं, कुछ कम पावर के होते हैं जिसको हम सौम्य कहते हैं, ठीक है? और इंग्लिश में वीक एसिड
उसी प्रकार से बेस में भी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं और वीक बेस होते हैं। तो हिंदी में उसे कहा जाता है तीव्र भस्म और तीव्र अम्ल, सौम्य अम्ल और सौम्य भस्म। मैंने PDF में भेजा है, आप अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। यस तो मैम। कौन सा तीव्र अम्ल है, कौन सा सौम्य है, देखो ये दिख रहा है उदाहरण। जैसे एसिटिक अम्ल सौम्य अम्ल है, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl हम देखते हैं तो वह स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी तीव्र अम्ल है। और उसी के बाजू में NaOH दिख रहा है, यानी स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी तीव्र भस्म है। तो ऐसे कम से कम आपको 2-3 उदाहरण पता होने चाहिए कि कौन से तीव्र होते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस होते हैं, और कौन से वीक होते हैं। आए ध्यान में? Yes. हाँ। और उसके बाद में एक और पढ़ना है। जैसे हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, याद है आपको? 2 पेंसिल बैटरी से जोड़ी थी और एक ग्लास में नमक का पानी लिया था, उसके अंदर वो डाला था तो पानी के बुलबुले दिखते थे। देखा था क्या वो प्रयोग? यस मैम। तो उसी प्रकार से यह प्रयोग है जिसको हम विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। कौन सी प्रक्रिया कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस, और हिंदी में विद्युत अपघटन। अब विद्युत क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये करंट के कारण होता है। यदि यहाँ पे हमने करंट नहीं सप्लाई किया तो ये अपघटन की क्रिया यानी इलेक्ट्रोलिसिस की क्रिया नहीं होगी। समझा? हाँ मैम। हाँ, तो इस प्रकार से पॉजिटिव पर कौन से जाते हैं और नेगेटिव पे कौन से जाते हैं, यानी धन वाले इस पे कौन से जाएंगे तत्व और ऋण वाले पे कौन से जाएंगे। तो ऐसा पाया गया है कि जो धन वाली छड़ होती है उसके ऊपर नेगेटिव वाला जाता है आयन। जैसे यहाँ देखो कार्बन दिख रहा है, दिखा? हाँ। Yes, ma'am. और ये जो ऋण वाला है जिसको हम कैथोड कहते हैं, उसके ऊपर पॉजिटिव वाले आयन जाते हैं। तो यहाँ पे कॉपर जो है, ये कॉपर धन वाला तत्व है, इसीलिए ये ऋणाग्र पे जाएगा, यानी नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड पे जाएगा, जिसको हम कैथोड कहते हैं और हिंदी में भी कैथोड ही कहते हैं। आया ध्यान में? यस। हाँ, तो इस प्रकार से आपको एक्टिविटी नंबर 4 में इतना पढ़ना है। तो आज का यहाँ पे हो गया है कि चारों एक्टिविटी मैंने आपको समझा दी कि पहली एक्टिविटी शीट में क्या करना है, दूसरे में क्या करना है, तीसरे में क्या और चौथे में क्या करना है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो 5 मिनट आप मेरे से बात कर सकते हैं कि आपको कुछ समझा नहीं है कि 4 एक्टिविटी कौन कौन सी हैं। कॉपी में नोट कर लिया ना आपने? क्यों नहीं किया आपने नोट? फर्स्ट एक्टिविटी में क्या है? कॉपी में लिखना है, जो PDF भेजा है ना वो लिखना है, क्योंकि आपको ये पढ़कर आपको टेस्ट पेपर जो मैं भेजूंगी वह छोड़ना है, यानी सॉल्व करना है कॉपी में। यस मैम। वो आकृति बनाना है। हाँ बेटा, हाँ आकृति इस पे कौन सा लिखना है? आपने 4 PDF देखे क्या जो मैंने भेजे? हेलो हेलो। हाँ मैम। हाँ, तो 4 PDF जो अपन ने अभी 4 एक्टिविटी कृति पत्रिका देखी कि नहीं? पहले साउंड के बारे में पढ़ा, दूसरा मोशन के बारे में पढ़ा, तीसरा मेजरमेंट ऑफ मैटर, और चौथा क्या पढ़ा हमने? चौथा क्या पढ़ा हमने? एसिड बेस पढ़ा कि नहीं? अम्ल भस्म। यस मैम। हाँ, तो जो अभी मैंने आपको 4 समझा के दी हूँ
वही 4 आपको भेजी हूँ। हाँ, पीएच स्केल भी पड़ा उसमें। तो इस प्रकार से जो है ना बेटा, जो अभी हमने समझा है, यस मैम। वही सब जो है वही पीडीएफ में दिया है और वही आपको कॉपी में लिखना है। यस कॉपी में क्यों लिखना है? क्योंकि आप पढ़ पढ़ के लिखोगे तो आपको क्या होगा, समझ में आएगा। मैम वो आकृति भी बनाना पड़ेगा ना? हाँ, बनाना पड़ेगा। और फिर मैं आज टेस्ट पेपर डाल दूंगी, तो वह टेस्ट पेपर आप लोग सॉल्व कर लेना। यस मैम। हाँ, एक बात और, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को मैं जो पीडीएफ भेजूंगी उसी के अंदर टेस्ट पेपर दिया है। हेलो इंग्लिश मीडियम वाले कौन कौन है? 9th बी, यस मैम। उसी पीडीएफ के अंदर में टेस्ट पेपर दिया हुआ है। यस मैम। वो पीडीएफ खोला क्या आपने? हाँ मैम, खुला है। हाँ, तो उसके अंदर आपको एक्टिविटी नंबर 4, कृति पत्रिका 4, एक्टिविटी नंबर 4 के बाद देखो टेस्ट लिखा है। यस। क्वेश्चन नंबर 1 5 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 2 10 नंबर का। हाँ मैम, लिखा है। लिखा है ना? कितने क्वेश्चन है? 2 ही क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में 8 छोटे छोटे क्वेश्चन है और दूसरे क्वेश्चन में 5 है, वो भी छोटे छोटे हैं। बहुत बड़े हैं क्या? नो मैम। हाँ, तो जो मैं भेजूंगी वहाँ आप लोग टेस्ट पेपर कब सॉल्व करना? ये चारों एक्टिविटी लिखने के बाद। कब सॉल्व करोगे? चारों एक्टिविटी के बाद। हाँ, चारों कृति पत्रिका लिखने के बाद में वो टेस्ट पेपर छुड़ाना। और आपको कभी ऐसा लगता है तो आप लोग स्कूल आ सकते हैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, लेकिन आप अपनी सुविधा के अनुसार आएंगे और रिस्क लेकर नहीं आएंगे। समझ में आया? और वो भी टाइम कब रहेगा? 2 बजे के बाद, क्लास करने के बाद। सब लोग ज्वाइन नहीं हैं? मैम है। हैं सब लोग? और याद रखो, जितने ऑनलाइन में ज्वाइन रहते हैं उतनी ही प्रेजेंटी जाती है। और जिसका मेजर प्रॉब्लम है वो मैसेज करो ग्रुप पे, बताओ कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। आ रहा ध्यान में? और क्लास के ग्रुप पे क्लास होने के बाद में रोज अटेंडेंस डालना है। हम चेक करेंगे ऑनलाइन से। जैसे एक मोबाइल पे जैसे प्रवीण का है तो उसमें दुर्गेश और पीयूष दोनों ज्वाइन रहते हैं ना? हाँ, तो इस प्रकार से आपको आपकी एब्सेंटी नहीं बताना है, प्रेजेंट ही बताना है। अगर आप ज्वाइन करने के बाद भी नहीं बता रहे तो मैं उसको फिर एब्सेंट में समझूंगी कि नहीं? आ रहा क्या ध्यान में? यस मैम। अभी सो मत, अभी जाग जाओ पूरी तरह से, ठीक है? यस मैम। हाँ, तो चलो, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो आज का क्लास यहीं हम लोग फिनिश करते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो फट से बोलिए। नो मैम। So thank you students. We will meet in our next class.